तो आज की क्लास में हम बात करेंगे बच्चे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। कैसे प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे, दैट इज आईपीसी। शॉर्ट में हम उसको बोलते हैं आईपीसी। तो हम देखते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता क्या है। अगर हम बात करें बच्चे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का सिंपल मतलब अगर हम समझें तो जिन तरीकों से प्रोसेस आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाए, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। या आप ऐसा कह सकते हो कि जो आईपीसी है, अगर आप आईपीसी की बात करते हो तो आईपीसी का सिंपल मतलब ये हुआ द वे इन विच प्रोसेस कम्युनिकेट्स विद ईच अदर। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रिफर्स टू अ मैकेनिज्म वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ वेरियस प्रोसेसेस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, ठीक है, उनको आपस में अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, दिस कम्युनिकेशन कुड इन्वॉल्व अ प्रोसेस लेटिंग अनदर प्रोसेस नो दैट सम इवेंट हैज अकर्ड और द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। अब ये कुछ भी हो सकता है बच्चे, कुछ भी होने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप सिंपली एक प्रोसेस से इन्वॉल्व हैं, और दूसरा मीनिंग ये हुआ कि आप डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो एक प्रोसेस से अंदर पे। तो जो एक कम्युनिकेशन है, ये क्या है, कम्युनिकेशन बता रहा है कि जिसमें कि क्या कहते हैं, कोई इवेंट इवेंट हो रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हो जिसमें आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, तो द वे इन विच प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर और where the operating system allow the processes to communicate with each other is called inter process communication। ठीक है, जैसे कि देखो, यहाँ प्रोसेस ए है, ये आपका प्रोसेस बी है। ठीक है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। तो इसका मतलब अगर हम समझें तो जब प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, जब प्रोसेस कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट होते हैं, इस पर्टिकुलर इवेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोल रहे हैं। मतलब प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी आइदर इंडिपेंडेंट और कोऑपरेटिंग, डिपेंड करेगा। ठीक है, ठीक है, तो बात यहां आ गई कि जब हमारे पास प्रोसेस जो है आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कॉपरेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेट करने का सिंपल मतलब ये हुआ कि आपस में कॉपरेट करना। ठीक है, कॉपरेट करना मतलब या तो फाइल एक्सचेंज करेंगे, डेटा एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, या सिंपल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो जब कॉपरेट करना चाहते हैं तो उसको ही हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन दो टाइप का होता है, between related process initiating from only one process such as parent and child process। अब देखो बेटा, ये ऐसा भी हो सकता है, जो आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन कैसा हो सकता है, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि पेरेंट प्रोसेस होगा, पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है, और चाइल्ड भी दूसरे चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट करता है। अब ये जो दूसरे चाइल्ड प्रोसेस है उसके लिए पेरेंट बन जाएगा, और इसका पेरेंट कोई दूसरा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पास रिलेटेड प्रोसेस हो, रिलेटेड प्रोसेस हो मतलब आपस में कैसे लिंक हो, पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, अब पेरेंट और चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो प्रोसेस होगा वो पेरेंट के थ्रू इनिशिएट होगा, और जो चाइल्ड प्रोसेस तक कम्युनिकेट होगा। तो बट ऑब्वियस है कि इसमें आप क्या कर रहे हो, रिलेटेड प्रोसेस कम्युनिकेशन कर रहे हो। क्यों, क्योंकि आप पेरेंट और चाइल्ड के बीच ही कम्युनिकेशन हो रहा है। दूसरा हो सकता है बच्चे कि अनरिलेटेड हो। अनरिलेटेड मतलब यहाँ जो प्रोसेसेस हो वो डिफरेंट हो, आपस में उनका रिलेशन ना हो, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन ना हो। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या अलाउ करता है, डिफरेंट प्रोसेसेस को या वेरियस प्रोसेसेस को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, या कॉपरेट करने के लिए अलाउ करता है, दैट इज कॉल्ड आईपीसी और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये दो तरीके से होते हैं बेटा, एक रिलेटेड प्रोसेस के थ्रू होते हैं। रिलेटेड प्रोसेस का मतलब ये हुआ जब पेरेंट और चाइल्ड के बीच में हो तो इसको हम रिलेटेड प्रोसेस बोलते हैं। दूसरा होता है अनरिलेटेड प्रोसेस। अनरिलेटेड प्रोसेस का मतलब ये हुआ जब प्रोसेसेस आपस में रिलेटेड ना हो, सारे के सारे प्रोसेसेस डिफरेंट हो। ठीक है, तो उसको हम अनरिलेटेड प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर हम बात करें बेटा, तो होता क्या है, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, उसको अगर आप बोलो तो आप क्या करोगे, जो आपका कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है प्रोसेसेस को, उसको आप दो तरीके से देख सकते हो। मतलब अगर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, कॉन्करेंट एक ही टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है। दो पॉसिबिलिटीज कैसी हैं,
या तो प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगा या तो प्रोसेस कॉन्करेंट होगा। समझना मेरी बात को, सॉरी कॉन्करेंट बोलना गलत है यहां, सॉरी कॉपरेटिंग होगा, कॉपरेटिंग होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात अगर हम करें कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली इन द ऑपरेटिंग सिस्टम इट मे बी आइदर इंडिपेंडेंट और कॉपरेटिंग। अब मैंने आपको कॉपरेटिंग का बताया है मीनिंग। कॉपरेटिंग का सिंपल मतलब ये हुआ कि आप क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो। तो कम्युनिकेट करना या कॉपरेट करना दोनों एक ही चीज है। ठीक है, जब आप बात करते हो कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस या कहना चाहिए जब प्रोसेसेस जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसी को हम कॉपरेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास जब प्रोसेस कॉन्करेंट एग्जीक्यूट होता है, कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेसेस का, तो उनको हम दो तरीके से व्यू कर सकते हैं। पहला जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है। दूसरे में हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो कैसा है, कॉपरेटिंग प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस कैसा है, कॉपरेटिंग प्रोसेस है। ठीक है, अब जो है आपका इंडिपेंडेंट और कॉपरेटिंग प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे देखो, अगर हम इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर अपन P1 की बात करें और प्रोसेस P2 की बात करें और P3 है, ये आपके कॉन्करेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन पे इसको फर्क ना पड़े, इसके एग्जीक्यूशन पे इसको फर्क ना पड़े, इसके एग्जीक्यूशन पे इसको फर्क ना पड़े, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो प्रोसेस है वो कैसा है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसके एग्जीक्यूशन से, उसके कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन से किसी दूसरे प्रोसेस को फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको तो हम ऐसा बोल सकते हैं, independent processes are those where they cannot affect or be affected by the other processes executing in the system। मतलब ना तो किसी को अफेक्ट करते हैं ना तो किसी से अफेक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूं तो P1 P2 को भी अफेक्ट नहीं कर रहा, P1 P3 को भी अफेक्ट नहीं कर रहा है, और P1 P2 से भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, और P1 P3 से भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखिए बच्चे, अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंट, अगर हम बात करें, a process is independent if it cannot affect or be affected by the other processes executing in the system। any process that does not share data with any other process is independent। दूसरी बात ये हुई कि अगर इंडिपेंडेंट है तो कोई डेटा आपस में शेयर नहीं करेगा। बट ऑब्वियस है कि अगर P1 P2 P3 इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं जो एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है दे आर नॉट शेयरिंग एनी रिसोर्सेज, कोई रिसोर्सेज भी शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं तो भी वो इंडिपेंडेंट प्रोसेस ही है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस की एक क्वालिटी ये भी हो गई कि ये डेटा शेयर नहीं करते हैं। दूसरी बात करें हम अगर कॉपरेटिंग प्रोसेस की, तो कॉपरेटिंग प्रोसेस का सिंपल सी मतलब है, सिंपल सा मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट करेंगे। मतलब अगर आपका P1 है, P2 है, P3 है, तो P1 के चलते P2 अफेक्ट हो रहा है, P2 के चलते P1 अफेक्ट हो रहा है, P2 के चलते P3 अफेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा हो, अफेक्ट हो रहे हैं, तो क्या कहलाएंगे, कॉपरेटिंग प्रोसेस कहलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दे कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस। मतलब अफेक्ट भी हो रहे हैं, अफेक्ट भी कर रहे हैं, और अफेक्ट भी हो रहे हैं, दोनों चीजें, दूसरों को अफेक्ट भी कर रहे हैं और अफेक्ट भी हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या शेयर करेंगे, डेटा विद अदर प्रोसेसेस। ठीक है, तो दूसरों के साथ ये डेटा शेयर करेंगे, मींस इफ इट कैन अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। ठीक है, और सीधी सी बात है, ये क्या शेयर कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं कॉपरेटिंग प्रोसेस। तो इसका मतलब ये बात हुई कि अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोसेस है इज नॉट अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर प्रोसेसेस, व्हाइल अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस और कम्युनिकेटिंग प्रोसेस जो दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है या कॉपरेट कर रहा है कैन बी अफेक्टेड बाय अदर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस। ये तो आपका पहला डिफरेंस हुआ। One can think that those processes which are running independently will execute very efficiently. In reality, there are many situations when cooperative nature can be utilized for increasing computational speed. ठीक है, कन्वीनियंस एंड मॉड्यूलरिटी। ऐसा नहीं है कि जो इंडिपेंडेंट चल रहे हैं उसमें एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। कभी कभी जो हमारे क्या करना चाहिए, कॉपरेटिंग प्रोसेस होते हैं उससे भी स्पीड बढ़ती है। रीजन ये है कि कॉपरेटिंग प्रोसेस क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, और सम टाइम इससे क्या होता है, मॉड्युलरिटी इंक्रीज होती है। मॉड्युलरिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि आप मॉड्यूल्स में वर्क कर रहे हो।
आपके पास सारा जो है कहना चाहिए डेटा और इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसको मॉड्यूल्स में क्या कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, तो मॉड्यूलैरिटी से स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो बट ऑब्वियस है, जब हम ये कहना चाहिए कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस की बात करते हैं तो उसमें भी आपकी कंप्यूटेशनल स्पीड, कन्वीनियंस और मॉड्यूलैरिटी बढ़ सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप ऐसा बोलो कि जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस होगा वो हर समय फास्टर एग्जीक्यूशन देगा। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, प्रोसेसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए या उनके एक्शंस को, उनके इवेंट्स को सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है। तो सिंपल सी बात करें, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या करता है, प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है। सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, तो प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता है, साथ में उनके एक्शंस को, उनके इवेंट्स को सिंक्रोनाइज करता है। ठीक है, तो इसको, ये पूरी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, कॉपरेशन बोलते हैं, कॉपरेटिव प्रोसेस बोलते हैं या कम्युनिकेटिव प्रोसेस बोलते हैं। अब बेटा हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से रीजंस होंगे जिसमें हमको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करवाना पड़ता है। मतलब देयर आर सेवरल रीजंस फॉर प्रोवाइडिंग एन एनवायरनमेंट दैट अलाउ प्रोसेस कॉपरेशन। मतलब प्रोसेस कॉपरेशन की जरूरत कब पड़ती है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोसेस कॉपरेशन या आईपीसी की जरूरत कब है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत कब है, तो इन, आप जो बात कर रहे हो इन पॉइंट्स के थ्रू हम देखेंगे कि जब हमको इंफॉर्मेशन शेयरिंग करनी हो, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ाना हो, मॉड्यूलैरिटी की बात करें, कन्वीनियंस की बात करें, तो हमको इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो सबसे पहला है इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अगर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं तो समझना, दो या दो से ज्यादा यूजर एक ही इंफॉर्मेशन की को शेयर करना चाहते हैं या एक ही इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। जैसे मान लो यहां आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ठीक है, और आपके पास दो या दो से ज्यादा यूजर्स हो गए, ठीक है, जो इसी इंफॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। तो तो सभी यूजर को सेम इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ही टाइम पे प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेवरल यूजर्स मे बी ट्राइंग टू एक्सेस बाय डिफरेंट प्रोसेसेस द सेम इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत सारे यूजर्स होंगे, जैसे U1, U2, U3, U4, U5, U6, जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस की मदद से सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। अगर हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट यूजर्स हैं जो क्या एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है, सेम इंफॉर्मेशन को थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू इसी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हम चाहते हैं, तो बट ऑब्वियस है ये जो प्रोसेस है वो आपस में क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए या कॉपरेट करना चाहिए, तभी तो इंफॉर्मेशन आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो देर आर सेवरल, सपोज दैट देर आर सेवरल यूजर्स वेयर दे वांट टू और दे ट्राई टू एक्सेस the same information using different processes. So these processes need to communicate or cooperate each other to provide information sharing. तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हमारे पास इंफॉर्मेशन जो होता है उसको हम शेयर करना चाहते हैं या एक ही इंफॉर्मेशन में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो डिफरेंट प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम उस इंफॉर्मेशन को कहना चाहिए एक्सेस करना चाहते हैं एक ही टाइम पे, तो जो प्रोसेस होंगे, जो प्रोसेसेस होंगे जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, वो आपस में क्या करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, तभी जाके आप क्या कर पाओगे, शेयरिंग कर पाओगे। तो सिंस सम यूजर्स मे बी इंटरेस्टेड इन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि शेयर्ड फाइल की बात करें, यू मस्ट प्रोवाइड अ सिचुएशन फॉर अलाउइंग concurrent access to that information, that is called information sharing। उसके बाद बात करते हैं बच्चे कंप्यूटेशन स्पीड की। ठीक है, अब बेटा इसको समझने के लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि मान लो कोई टास्क है, अब मैंने क्या किया, टास्क को मैंने सिंपल सब टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एक टास्क था, उसको मैंने T1, T2, T3 ऐसे करके Tn टास्क में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सारे सब टास्क को कॉन्करेंट रन कर दूं, तो हम स्पीड अच्छी अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं एक कंप्लीट टास्क को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूं, मैंने क्या कर दिया, टास्क को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हर टास्क का कोई स्पेसिफिक जॉब होगा। ठीक है,
अब मैंने टास्क को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने के बाद उनको मैं क्या करूं, कॉन्करेंटली सबको एक साथ एग्जीक्यूट कर दूं या रन कर दूं, तो स्पीड हमको अच्छी मिल जाएगी। ठीक है। अब जितने भी प्रोसेस इस सिंगल टास्क से बिलोंग करते होंगे उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। समझो मेरी बात को। मेरे पास टास्क था, इस टास्क से टास्क को बिलोंग करने वाले बहुत सारे प्रोसेसेस थे। ठीक है। मैंने क्या करना है, स्पीड बढ़ानी है, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ानी है, तो मैंने टास्क को क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट ऑब्वियसली मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करूंगा, अब मेरे लिए इजी हो गया कि मैं सारे टास्क को एक साथ एग्जीक्यूट कर दूं, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर दूं। ठीक है। तो अब जितने भी प्रोसेसेस सिंगल टास्क से बिलोंग कर रहे होंगे उनको आपस में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्यों, क्यों कम्युनिकेट करना पड़ेगा, जिससे कि पैरेलल एग्जीक्यूशन हो पाए, बट ऑब्वियस है, इसलिए इसलिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और जब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो पाए तभी तो कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ पाएगी। तो कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ाने के लिए भी मुझे प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना पड़ता है या कॉपरेशन करवाना पड़ता है, जिससे कि स्पीड हम बढ़ा पाए। तो अगर देखो, इफ यू वांट अ पर्टिकुलर वर्क टू रन फास्ट, you must break it into subtasks where each of them will get executed in parallel with the other task। ठीक है। पैरेलल का मतलब आप बात करो तो यहां कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अब नोट दैट सच a speed up can be attained only when the computer has compound or various processing element like CPU और इनपुट आउटपुट चैनल आपस में क्या करें, कंपाउंड हो। कंपाउंड का मतलब आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है। तो अगर कोई टास्क डिफरेंट प्रोसेस उससे रिलेटेड है, मान लो P1 P2 P3 P4, या कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या सीपीयूज है, तो बट ऑब्वियस है ये आपस में जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये जब तक कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो पैरेलल एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि कोई सीपीयू का वेट करता रहेगा, कोई इनपुट आउटपुट का, जब तक आपकी शेयरिंग नहीं होगी, जब तक आप शेयर नहीं करोगे, कहना चाहिए सीपीयू इनपुट आउटपुट या प्रोसेसिंग एलिमेंट्स को, तब तक आपस में कहना चाहिए कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशन स्पीड अप। तो स्पीड अप के लिए भी हमें क्या चाहिए कि हाँ, हम प्रोसेसेस को कम्युनिकेट करवाएं या कॉपरेट करवाएं। अगली बात करते हैं बच्चे, मॉड्यूलैरिटी की। अब बेटा होता है क्या है कि जब भी हम कोई डिजाइन की बात करते हैं, सिस्टम डिजाइन की बात करते हैं, तो सिस्टम डिजाइन एक ही बंदा नहीं करता। एक ही बंदा कोई भी सिस्टम को डिजाइन नहीं करता। क्या करते हैं हम, सिस्टम को हम क्या करते हैं, सिंपल सेवरल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हमने ऊपर टास्क को किया, तो सिस्टम को भी हम सेवरल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। अब ये आसान हो जाता है कि अलग अलग मॉड्यूल को क्या करो, सॉल्व कर लो, अलग अलग मॉड्यूल को डिजाइन कर लो और लास्ट में उनको क्लब कर दो। तो सिंपल सी बात है कि सो द सिस्टम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद आपने मॉड्यूल्स डिजाइन कर लिए। हम एक मॉड्यूल कोई डिजाइन कर रहा है, दूसरा मॉड्यूल कोई डिजाइन कर लिया, तीसरा कोई M4 कोई और डिजाइन कर लिया, बाद में हम इनको ऐड कर देंगे सिंगल पर्पस के लिए। ठीक है। बाद में हमने ऐड कर दिया। ठीक है। तो अब बाद में हमने ऐड तो कर दिया, ठीक है, तो लेकिन अब ये मॉड्यूल जो होने चाहिए आपस में क्या करने चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, कॉपरेट करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। तभी तो हम क्या कहते हैं, इनके जो डिवीजन हुए थे, स्प्लिटिंग हुई थी, या स्प्लिट जो हम कर रहे थ्रेड्स बने थे, अगर वो आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे तो कंबाइंड इफेक्ट या कहना चाहिए कंबाइंड रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो मॉड्युलैरिटी का मतलब ये हुआ, यू मे वांट टू बिल्ड द सिस्टम इन अ मॉड्यूलर वे बाय डिवाइडिंग द सिस्टम फंक्शंस। सिस्टम के फंक्शंस को क्या करो, डिवाइड कर दो डिफरेंट प्रोसेसेस में या थ्रेड्स में या मॉड्यूल्स में। अब ये मॉड्यूल्स आपके बन गए और लास्ट में आप क्लब कर दो। तो जो मॉड्यूल्स हैं उनकी स्पेसिफिक टास्क है, वो आपस में मॉड्यूल्स इंटर कम्युनिकेट करने चाहिए, कॉन्क्रीट कहना चाहिए, आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, आपस में एक दूसरे मॉड्यूल को कॉपरेट करना चाहिए, जिससे कि कंप्लीट जो सिस्टम है उसकी फंक्शनैलिटी आ सके। ठीक है। फाइनली बात करें बेटा तो कन्वीनियंस। ठीक है। अगर हम देखें, हम ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जहां कॉपरेशन हो। ठीक है। अगर कॉपरेशन होगा, शेयरिंग होगी, तो कन्वीनियंट भी होगा। जैसे कि अगर मान लो आप टाइपिंग करना चाहते हो, टाइपिंग करना है, प्रिंटिंग करना है, ठीक है, म्यूजिक लिसन करना है, अगर सारे प्रोसेस कॉन्करेंटली चल रहे हैं और कॉपरेट भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल टास्क रन स्मूथली विदाउट एनी क्लैश। अगर मैंने बोला कि मैंने क्या किया, मैंने एक वर्ड फाइल ओपन कर ली, वर्ड चल रहा है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट कमांड फायर किया तो प्रिंट हो रहा है, म्यूजिक भी प्ले किया हुआ है मैंने, म्यूजिक भी चल रहा है। ये सारे जो कहना चाहिए आपके प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, अगर ये देखा जाए, जैसे वर्ड वर्ड में हम टाइपिंग कर रहे हैं,
हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, म्यूजिक लिसन कर रहे हैं, ये सारे प्रोसेस कॉन्करेंट चल रहे हैं, सारे प्रोसेस कॉन्करेंट चल रहे हैं और एक दूसरे को क्लैश भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सब स्मूथली चल रहे हैं, एक दूसरे को क्लैश भी नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक कन्वीनियंस हुआ। जहां शेयरिंग होती है, जैसे हमारा सिस्टम है, हम एक साथ मल्टीपल प्रोसेस चलाते हैं, कुछ बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है, कुछ हमारा रन टाइम पे हम एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे मैंने म्यूजिक म्यूजिक प्लेयर रन किया, जैसे मैंने वीडियो प्लेयर रन किया, और साथ में मैंने वर्ड पे काम कर रहा हूँ, गाना चल रहा है, वीडियो चल रहा है, ये सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को क्लैश भी नहीं कर रहे हैं, कन्वीनियंटली चल रहे हैं। तो इसका मतलब कन्वीनियंस होता है। जहां शेयरिंग होती है, जहां इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है, जहां कम्युनिकेशन होता है, जहां कॉपरेशन होता है, वहां कन्वीनियंट होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? बोलो बच्चे, क्लियर है या नहीं है? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? बोलिए बच्चे, कोई डाउट? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? यस सर। अब हम बात करें अगला। अब जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमको प्रोवाइड करना है, मतलब जो कोऑपरेटिंग करवाना चाहते हैं, प्रोसेस में के बीच में कोऑपरेशन करवाना चाहते हैं, ठीक है? तो बट ऑब्वियस है कि कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब सिंपल, वर्किंग टुगेदर विथ मल्टीपल प्रोसेस रिक्वायर एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो दैट विल अलाउ देम टू एक्सचेंज डेटा इंफॉर्मेशन। तो जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का काम क्या होगा, वो क्या करेगा? डेटा को एक्सचेंज करना, या कहना चाहिए इंफॉर्मेशन को शेयर करना, इसमें मदद करेगा। तो जब भी हम मल्टीपल प्रोसेस के साथ काम करते हैं, तो हमारे पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होता है, जो कि क्या अलाउ करता है, हमको डेटा एक्सचेंज और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में मदद करता है। अब जो मदद करता है वो दो तरीके से कर सकता है, मतलब देर आर दो टू फंडामेंटल्स मॉडल्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। दो फंडामेंटल मॉडल होते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में, मतलब जिसके थ्रू आप डेटा या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। एक होता है बच्चे शेयर्ड मेमोरी, दूसरा होता है मैसेज पासिंग। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शेयर्ड मेमोरी के बारे में। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी होता क्या है? तो अगर मैं देखूं, बताऊं आपको शेयर्ड मेमोरी का फंडा, तो अगर आप देखो शेयर्ड मेमोरी कुछ ऐसा है। अगर आप देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, अगर हम इसको शेयर्ड मेमोरी बात करें, तो देखो शेयर्ड मेमोरी में सबसे पहले क्या होता है, आप क्या करते हो, एक रीजन होता है जिसमें शेयर्ड मेमोरी में, जो क्या करता है, शेयर्ड बाई कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। ठीक है, हम एक ऐसा रीजन बनाते हैं जिसको हम शेयर्ड मेमोरी रीजन बोलेंगे। जैसे कि यहां देखो, ये आपका शेयर्ड मेमोरी रीजन है, जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन या कॉपरेशन पॉसिबल हो पाएगा, जिसके थ्रू आपका कम्युनिकेशन या कॉपरेशन प्रोवाइड पॉसिबल हो पाएगा। तो जब हम शेयर्ड मेमोरी की बात करेंगे, तो इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल, अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज एस्टैब्लिश्ड। आप ऐसा रीजन एस्टैब्लिश करते हो जो कि दोनों प्रोसेस के बीच में कॉपरेशन या कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात हो गई, एक पोर्शन होता है जो कि शेयर्ड होगा। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी में एक पोर्शन कहना चाहिए जो कि क्या करेगा, आपको शेयरिंग करने में मदद करेगा, दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जो प्रोसेसेस होंगे वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करेंगे? रीडिंग और राइटिंग के थ्रू। जैसे कि मान लो, अगर हम इसकी बात करें, तो प्रोसेस ए क्या करना चाहता है, प्रोसेस बी से कम्युनिकेट करना चाहता है। ठीक है, प्रोसेस ए और बी आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले प्रोसेस क्या करेगा, अगर हम इसमें इसमें बात करें, इनमें प्रोसेस क्या करेगा, यहां प्रोसेस क्या करेगा, शेयर्ड मेमोरी में राइट करेगा। समझना मेरी बात को, शेयर्ड मेमोरी में राइट करेगा। ठीक है, और जो दूसरा प्रोसेस बी है, वो क्या करेगा, यहां से प्रोसेस, यहां से जो भी आपने राइट किया उसको रीड कर लेगा। ठीक है, तो प्रोसेस कैन देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू द शेयर्ड रीजन। आपने शेयर्ड रीजन में क्या किया, राइट कर दिया, और राइट करने के बाद प्रोसेस बी ने उसको रीड कर लिया। ठीक है, तो सिंपल सी बात, हमको ये बात समझ में आई कि इस पर्टिकुलर शेयर्ड मेमोरी मॉडल में आप क्या करते हो, एक प्रोसेस राइट करता है, ये राइट किया, देखो पहला प्रोसेस राइट कर रहा है, जो प्रोसेस ए है, और प्रोसेस बी शेयर्ड मेमोरी से उसको रीड कर रहा है। तो जो भी काम हो रहा है वो शेयर्ड मेमोरी से हो रहा है, शेयर्ड मेमोरी से आप डेटा को रीड कर ले रहे हो। ठीक है,
अब अगर हम देखें, इसके डेफिनेशन की बात करें, तो देखो, इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल अ रीजन ऑफ मेमोरी विच इज शेयर्ड बाय कोऑपरेटिंग प्रोसेस गेट्स एस्टेब्लिश्ड। आप क्या एस्टेब्लिश करते हो? रीजन एस्टेब्लिश करते हो। देन क्या होता है? प्रोसेस कैन बी देन एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग ऑल द डेटा टू बी शेयर्ड रीजन। और मैंने आपको बताया कि शेयर्ड कैसे हो रहा है। शेयर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अगर प्रोसेस ए अगर बी से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ए शेयर्ड मेमोरी में क्या करेगा? राइट करेगा। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल आपको समझाया कि अगर ए और बी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ए क्या करेगा? राइट करेगा शेयर्ड मेमोरी में, ठीक है। और बी क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को रीड कर लेगा शेयर्ड मेमोरी से, और समझने की कोशिश करेगा कि क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, या क्या इंफॉर्मेशन ए मुझे देने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन शेयर्ड मेमोरी में रखेगा, प्रोसेस बी उसको रीड कर लेगा। इसका मतलब शेयर रीजन के चलते ही कम्युनिकेशन हो पा रहा है। इस बात को ध्यान रखना, शेयर रीजन के चलते ही कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात करें, ठीक है, ये तो हमारा कहना चाहिए शेयर्ड रीजन की बात हुई। शेयर्ड मेमोरी में देखो, ये भी यहाँ भी ये जो बताया जा रहा है, ये भी सिंपल सा फंडा है। इसमें यहाँ पास राइट हो रहा है और ये आपका रीड हो रहा है। जो भी आपने राइट किया वो रीड हो गया। दूसरी बात करते हैं हम मैसेज पासिंग की। दूसरा जो कंपोनेंट है आपका मैसेज पासिंग, या जो दूसरा तरीका है, जो दूसरा मॉडल है, वो मैसेज पासिंग का है। अब मैसेज पासिंग में क्या होता है? जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या टेक प्लेस बाय वे ऑफ मैसेज एक्सचेंज अमंग द कोऑपरेटिंग प्रोसेस। आप क्या करते हो? मैसेज एक्सचेंज करते हो, आपस में मैसेज एक्सचेंज के थ्रू कॉपरेशन करते हो या कम्युनिकेशन करते हो। कैसे करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है मैसेज पासिंग, ये मैसेज पासिंग है। ये आपका शेयर्ड मेमोरी था, ये दोनों, ये आपका शेयर्ड मेमोरी एसएम लिख दो, एएसएम हो गया। ये हम बात कर रहे हैं मैसेज पासिंग एमपी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम समझने की कोशिश करते हैं अब मैसेज पासिंग आपका कैसे होता है। बड़ा ही सिंपल फिनोमिना है। तो अगर हम मैसेज पासिंग की बात करें बेटा, तो मैसेज पासिंग में अगर आप देखो तो हो क्या रहा है, आपका प्रोसेस ए है, ठीक है। ये जो एम है वो मैसेजेस की बात कर रहे हैं, प्रोसेस बी जो है एम है वो मैसेजेस की बात कर रहे हैं। ये जो है एम जो है वो मैसेजेस की बात हो रही है, एम मतलब मैसेजेस। तो इसमें क्या होगा? अगर प्रोसेस ए और बी आपस में कॉपरेट या कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो क्या करेगा? अगर ए बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो ए मैसेज सेंड करेगा, लेकिन ए मैसेज बी को डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, समझना। ए मैसेज सेंड करेगा बी को, ए मैसेज सेंड करना चाहता है बी को, लेकिन ए बी को डायरेक्टली मैसेज सेंड नहीं कर सकता है। वो क्या करेगा? जो मैसेज सेंड करेगा सबसे पहले मैसेज कर्नल को भेजेगा। किसको भेजेगा? कर्नल को भेजेगा, ठीक है। तो ए ने मैसेज किसको भेज दिया? कर्नल को। और कर्नल क्या करेगा? जो मैसेज होगा उसको भेजेगा बी को। ऐसे हम मैसेज पास करते हैं। मतलब ए ने क्या किया? ए और बी आपस में कम्युनिकेट या कोऑपरेट करना चाहते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले ए ने मैसेज भेजा कर्नल को, और कर्नल मैसेज को ट्रांसफर करेगा बी को। मतलब डायरेक्टली आप मैसेज सेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन वाया कर्नल आप मैसेज सेंड कर सकते हो। तो ए क्या कर देगा? कर्नल को मैसेज ट्रांसफर कर देगा, और कर्नल क्या करेगा? समझ जाएगा कि बी का ये मैसेज है, बी को मुझे मैसेज भेजना है, तो बी को मैसेज भेज देगा। इसलिए आप देखो यहां मैंने जो लिखा हुआ है कि आपका ये पहला वो हो गया, फर्स्ट जो यहाँ काम हो रहा है, ए ने कर्नल को मैसेज भेजा, और सेकेंड पे क्या हो रहा है? ए को पता चल गया, कर्नल को पता चल गया कि बी का मैसेज है, बी को मुझे मैसेज सेंड करना है, ये बी को चला जाएगा। अब यहाँ होता क्या है? प्रोसेस ए ने मैसेज भेजा, अब देखो यहाँ, अब ढेर सारे मैसेजेस हैं, M0 M1 M2 MN, डिफरेंट मैसेजेस हैं, डिफरेंट मैसेजेस। तो जो कर्नल होगा, वो कर्नल क्या करेगा? इन मैसेजेस को रीड करेगा। कैसे रीड करेगा? ये जो पूरे मैसेजेस हैं वो किसको भेज दिया जाएगा? प्रोसेस बी को भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पास मैसेज का क्यू बन जाएगा अगर बहुत सारे मैसेजेस आ गए, क्योंकि कर्नल तो क्या करेगा? जितने मैसेजेस आते जाएंगे उसको क्यू में रखता जाएगा और पिक करके उनको भेजता जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जिसमें आपके पास डिफरेंट मैसेजेस आ जाए, जिसको आपको मैसेज क्यू में रखना पड़े और फिर आपको प्रोसेस बी को ट्रांसफर करना पड़े। ये कहलाता है बेटा मैसेज पासिंग। इसको हम बोलते हैं मैसेज पासिंग। तो अगर हम मैसेज पासिंग की बात करो, तो मैसेज पासिंग रिक्वायर सिस्टम कॉल फॉर एवरी मैसेज ट्रांसफर एंड इज देयर फॉर स्लोअर। हर बार जो भी मैसेज पास होगा वो आप अगर देखो तो कर्नल के पास जा रहा है, और कर्नल के पास जा रहा है मतलब ये सिंपल सी बात है, एक रिक्वेस्ट है। याद करो, रिक्वेस्ट है। और जब रिक्वेस्ट जाती थी तो रिक्वेस्ट के लिए सिस्टम कॉल होता था, जो कि कर्नल को रिक्वेस्ट भेज सकता था। तो यहां मैसेज पासिंग में क्या होता है? रिक्वायर सिस्टम कॉल। हर मैसेज ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम कॉल भेजना पड़ेगा।
तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, सिस्टम कॉल के थ्रू मुझे कर्नल से इंटरेक्ट होके मैसेज को पास करना पड़ रहा है, तो बट ऑब्वियस है आपका स्लोअर है। ठीक है, एक कब आपका प्रिफरेबल होता है, जब डेटा ट्रांसफर जो आप करना चाहते हो वो आपका स्मॉल हो, नहीं तो बार 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 आपको सिस्टम कॉल के थ्रू मैसेज आपको कर्नल तक पहुंचाना पड़ेगा, और कर्नल देन जाके प्रोसेस को पहुंचा पाएगा। ठीक है, या तो मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो, या तो मल्टीपल कंप्यूटर्स इन्वॉल्व हो तो एक काम आसान हो जाए, तो या तो डेटा ट्रांसफर जो करना चाहते हो स्मॉल हो या मल्टीपल कंप्यूटर हो, तो बात समझ में आएगी, तो मतलब इजी होगा इसमें। ठीक है, अगर ज्यादा डेटा है तो शेयर्ड मेमोरी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें तो आप शेयर्ड मेमोरी में रख दो, कर्नल का रोल नहीं है यहाँ। ठीक है, और शेयर्ड मेमोरी से प्रोसेस रीड कर लेगा। लेकिन जब मैसेज पासिंग की बात करेंगे तो बिना कर्नल के मैसेज आपके ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। अब अगर हम शेयर्ड मेमोरी की बात करें तो शेयर्ड मेमोरी फास्टर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिस्टम कॉल की जरूरत नहीं होती है। अब एक कब प्रिफरेबल होगा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, जिसको आपको शेयर्ड करना हो कंप्यूटर में, तब आपका कहना चाहिए शेयर्ड मेमोरी इंपॉर्टेंट होता है, तब शेयर्ड मेमोरी यूज करना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली अगर हम शेयर्ड मेमोरी की बात करें तो हमको पता चल गया कि यहाँ प्रोसेस P1 है जो क्या करना चाहता है, P2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो P1 यहाँ राइट कर देगा और P2 यहाँ से रीड कर लेगा। ठीक है, ये शेयर्ड मेमोरी सिस्टम का सिंपल सा फंडामेंटल था। फिर अब बात आती है कि क्या जरूरत है शेयर्ड मेमोरी की, तो बट ऑब्वियसली जरूरत क्या है, कम्युनिकेशन की। हम एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं जिसमें वो इजिली कम्युनिकेट कर पाए। जो कम्युनिकेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है, देखो समझना मेरी बात को। जो कम्युनिकेशन होगा, हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शेयर्ड मेमोरी की जरूरत कहां है। उसके लिए आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिकेशन होता है वो दो टाइप का होता है, रिलेटेड और अनरिलेटेड। अगर इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हैं, इंटर रिलेटेड आपस में रिलेटेड है, तो पाइप के थ्रू शेयर हो जाते हैं, समझना मेरी बात को, वो पाइप से के थ्रू शेयर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर अनरिलेटेड हो, जो अनरिलेटेड अगर प्रोसेस है, वो अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अगर वो डेटा शेयर करना चाहते हैं, तब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन टेक्निक की मदद लगेगी। ठीक है, और तब जाके शेयर्ड मेमोरी सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहां बात हमको समझ में आई कि शेयर्ड मेमोरी की जरूरत कब है, जब आपके पास प्रोसेसेस आपस में रिलेटेड नहीं है, अनरिलेटेड है, तो शेयर्ड मेमोरी की जरूरत है। अगर रिलेटेड होते, इंटर रिलेटेड होते, तो पाइप्स के थ्रू डेटा शेयर कर लेते। ठीक है, पाइप्स होते क्या है, दीज आर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैथड्स दैट कंटेन्स टू एंड पॉइंट्स, दो एंड्स होते हैं। ठीक है, पाइप सिंपल क्या होता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के मैथड्स होते हैं जिसके अंदर दो एंड पॉइंट्स होते हैं, विच कंटेन टू एंड पॉइंट। एक एंड से डेटा एंटर होता है, एक एंड से डेटा एंटर होगा, ठीक है, बाय ए प्रोसेस, और दूसरे एंड से जो भी एंटर होगा उसको कंज्यूम किया जाएगा। तो देखो, डेटा इज एंटर्ड फ्रॉम वन एंड ऑफ द पाइप बाय ए प्रोसेस एंड कंज्यूम फ्रॉम द अदर एंड बाय द अदर प्रोसेस। एक एंड से डेटा भेजा जा रहा है किसी प्रोसेस के थ्रू, और दूसरा प्रोसेस यहां वेट कर रहा है जिसको डेटा कंज्यूम करना है। तो दूसरा प्रोसेस, जैसे यहां से P1 के थ्रू डेटा भेजा गया और P2 ने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, ये जो मैकेनिज्म होती है पाइप फॉलो करता है, और पाइप का बहुत आपको यूज करना चाहिए जब इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस हो, और जब अनरिलेटेड प्रोसेस हो तो शेयर्ड मेमोरी की जरूरत होती है। अगर हम शेयर्ड मेमोरी का एग्जांपल की बात करें तो शेयर्ड मेमोरी का एग्जांपल आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर बफर से आप समझ सकते हो। जैसे कि अगर मान लो, अगर हम प्रोड्यूसर कंज्यूमर की बात करें, तो एक प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, प्रोड्यूसर है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे ब्रेड बनाने वाला है, ठीक है, वो ब्रेड प्रोड्यूस कर रहा है। और कंज्यूमर किसको बोलेंगे, जो उसको कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर कौन होगा, जो ब्रेड को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर प्रोसेस बोथ शेयर ऑफ बफर, सारे क्या शेयर करते हैं, एक बफर शेयर करते हैं, विच दे यूज एज अ क्यू, जो कि क्या यूज करते हैं, क्यू यूज करते हैं। ठीक है, द जॉब ऑफ द प्रोड्यूसर प्रोसेस इज टू जनरेट द डेटा। प्रोड्यूसर का क्या काम है, डेटा को जनरेट करना और इस बफर में फिल करना। जैसे ये बफर है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने ब्रेड को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है और इस बफर में फिल करना है। कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूम करता जाएगा। ठीक है, तो कंज्यूमर का काम क्या हो गया, टू कंज्यूम द डेटा और बफर को एम्प्टी कर देना। अब प्रॉब्लम क्या होती है समझो, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। प्रॉब्लम ये होगी कि प्रोड्यूसर मस्ट नॉट जनरेट डेटा इफ द बफर इज फुल। अगर पूरा का पूरा बफर फुल है,
मतलब इसमें जितनी कैपेसिटी थी उतना ब्रेड भरा हुआ है, तो नया ब्रेड प्रोड्यूस करने की जरूरत ही क्या है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है, जो बफर है उस बफर में पूरा ब्रेड भरा हुआ है, मतलब जितनी कैपेसिटी थी उतना ब्रेड भरा हुआ है। अब कंज्यूमर कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, कंज्यूमर को कंज्यूम करना पड़ेगा तभी तो बफर एम्प्टी होगा। तो जब तक बफर एम्प्टी नहीं होगा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि द प्रॉब्लम इज दैट द प्रोड्यूसर मस्ट नॉट जनरेट डेटा इफ द बफर इज फुल एंड द कंज्यूमर मस्ट नॉट कंज्यूम डेटा इफ द बफर इज एम्प्टी। तो सॉल्यूशन क्या होगा? द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज शेयर्ड मेमोरी। सॉल्यूशन क्या होगा कि क्या कर दो, शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट ला दो। अब प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो होंगे वो दोनों इस कॉमन बफर को शेयर करेंगे। ये मान लो बैक हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया, समझना। ठीक है, अब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। अब क्या करेगा, जब ये कहना, ये आप ऐसा समझ लो कि ये जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, इनको आपको क्या कर देना है, सिंक्रोनाइज कर देना है। क्योंकि जब आप शेयरिंग करते हो तो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। ठीक है, कैसे प्रोसेस सिंक्रोनाइज हो जाएगा कि अगर कंज्यूमर, एक मतलब अगर प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो कंज्यूमर कंज्यूम करता जाए। अब कंज्यूमर मे नॉट कंज्यूम द डेटा दैट हैज नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोड्यूसर। और अगर प्रोड्यूसर ने कुछ प्रोड्यूस किया ही नहीं है तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम भी नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम शेयर्ड मेमोरी कहना चाहिए, शेयर्ड मेमोरी की बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो शेयर्ड मेमोरी का मेन बेनिफिट क्या हो रहा है कि जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तो मेमोरी शेयर्ड है, तो कंज्यूमर को दिख जाएगा, कंज्यूमर उसको कंज्यूम कर लेगा। लेकिन जो चीज प्रोड्यूस हुई नहीं है उसको कंज्यूम करे, उसको कंज्यूम भी नहीं करेगा। तो हमारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कैसे हो गई कि अब आपका क्या होगा, जैसे ही प्रोड्यूस होगा वैसे कंज्यूम भी होता जाएगा। पहले क्या दिक्कत हो रही थी कि हमारे पास शेयरिंग नहीं थी, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में आपस में शेयरिंग नहीं थी, रिसोर्स कहना चाहिए बफर शेयरिंग नहीं था। तो प्रोड्यूसर ने अगर प्रोड्यूस कर दिया और बफर पूरा फुल है क्योंकि कंज्यूमर कंज्यूम कर ही नहीं रहा है, ठीक है, और जब तक कंज्यूम नहीं कर लेगा तब तक फिर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। यहाँ अब ऐसा नहीं है, दोनों सिंक्रोनाइज हो गए। जैसे जैसे कंज्यूम होता जाएगा प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता जाएगा, और प्रोड्यूसर जब तक प्रोड्यूस नहीं करेगा कंज्यूमर उसको कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, दो टाइप के बफर होते हैं, एक होता है अनबाउंडेड बफर, एक होता है बाउंडेड बफर। अगर हम बात करें, जब आपके पास फिक्स्ड बफर का साइज हो, बफर का साइज अगर फिक्स्ड हो तो कंज्यूमर क्या करेगा, इन दिस केस द कंज्यूमर मस्ट वेट इफ द बफर इज एम्प्टी एंड द प्रोड्यूसर मस्ट वेट इफ द बफर इज फुल। कैसे समझो, अगर बाउंडेड बफर की हम बात करें तो बाउंडेड बफर में क्या होगा कि आपके पास बफर है, देखो ये बफर है, ठीक है, और ये फिक्स साइज क्या है, फिक्स साइज का मतलब मान लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ब्रेड आप क्या कर सकते हो, एक बार में रख सकते हो। ठीक है, टोटल 6 ब्रेड आप रख सकते हो, प्रोड्यूस करने के बाद 6 ब्रेड आपने रख दिया। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर ये पूरा का पूरा फुल है, 6 के 6 ब्रेड आपके पूरे फुल है इसमें, ठीक है, आपने पूरे पूरे 6 ब्रेड फुल रखे, तो क्या करेगा, अगर फुल है तो प्रोड्यूसर यहां वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कि आपका ये जो बफर है वो एम्प्टी ना हो। ठीक है, दूसरा केस, दूसरा केस, प्रोड्यूसर वेट कर रहा है। अगर मान लो ये पूरा का पूरा खाली हो गया, क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है, ठीक है, अगर ये पूरा खाली हो गया, ब्रेड है ही नहीं, तो अब क्या करेगा, कंज्यूमर वेट कर रहा है। कब तक, जब तक कि आपका कंज्यूमर मस्ट वेट इफ द बफर इज एम्प्टी, बफर एम्प्टी है तो कंज्यूमर वेट कर रहा है, और जब तक कुछ फिल ना हो जाए तब तक कंज्यूमर वेट करता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ द कंज्यूमर मस्ट वेट इफ द बफर इज एम्प्टी, और प्रोड्यूसर का वेट कर रहा है जब बफर इज फुल। एक कब होगा, जब आपका बाउंडेड बफर हो, जब बफर का साइज फिक्स हो जिसको आप शेयर करने वाले हो। ये शेयरिंग बफर की हम बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात करें अनबाउंडेड बफर की। अनबाउंडेड बफर में प्रैक्टिकली आपकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है साइज की। ठीक है, अब कंज्यूमर क्या होगा, वेट करेगा कि कोई नया आइटम आ जाए, लेकिन प्रोड्यूसर कभी वेट नहीं करेगा, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास साइज की कोई लिमिट है ही नहीं, हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं। अब कंज्यूमर पे है, कंज्यूमर बस तब तक वेट करेगा जब तक कोई नया आइटम ना आ जाए, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए वेटिंग कभी नहीं है। पहली बार तो अगर बफर में नया कोई आइटम आएगा तब तक तो कहना चाहिए कंज्यूमर वेट करेगा ना, लेकिन प्रोड्यूसर के लिए अब कोई वेट नहीं है, प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता ही जा रहा, करता ही जा रहा, करता ही जा रहा। क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली कोई लिमिटेशन है ही नहीं उसकी, या कहना चाहिए कोई साइज का कंस्ट्रेंट है ही नहीं।
अब अगर मैसेज पासिंग सिस्टम की आप बात करते हो, तो मैसेज पासिंग सिस्टम में आप क्या करते हो, आपने जो शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट पढ़ा, अब मैसेज पासिंग में आप क्या करते हो, सेंड और रिसीव का काम करते हो, सेंड करते हो और रिसीव करते हो। अब सेंड और जब रिसीव आप करते हो, तो सेंड और रिसीव कैसे करते हो, सिंपल, मैसेज और सेंड आप कैसे करोगे, मैसेज और साथ में आप डेस्टिनेशन बता दोगे किस डेस्टिनेशन को सेंड करना है, या सिंपल आप मैसेज भेजोगे। दूसरा, रिसीव जब करेगा तो मैसेज और डेस्टिनेशन के वक्त क्या पता चलेगा उसको, कौन सा होस्ट है, होस्ट कौन सा है, मतलब किसने मैसेज भेजा है। या रिसीव करोगे तो रिसीव में आपके पास मैसेज आ रहा है। दो ही तरीके हैं कि मतलब अगर हम सेंड करें, जैसे हम क्या कहते हैं, कोई चीज को सेंड करते हैं, तो हम सेंड करते हैं तो हम बताते हैं ना कि मैंने भेजा है, तो सेंडर ने क्या किया, मैसेज बताएगा और साथ में भेज बताएगा कि बी को भेजना है, ठीक है, तो ये सेंड कर दिया। जब रिसीव होगा तो सामने वाले को क्या मिलेगा, मैसेज, और साथ में ये पता चलेगा कि ए ने भेजा है। या तो आप डायरेक्टली क्या कर दो, मैसेज भेज दो, तो रिसीवर को केवल जो रिसीव करने वाला होगा उसको केवल मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मैसेज पासिंग में आप ऐसे मैसेज को ट्रांसफर कर सकते हो। तो अब अगर हम बात करें इसमें, तो जब आप पी और क्यू को कम्युनिकेट कराना चाहते हो, ठीक है, जब जो आपका प्रोसेस है पी और क्यू आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैसेज या आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दे मस्ट सेंड मैसेज टू एंड रिसीव मैसेज फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा। ये जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, जो आप सेंड और रिसीव कर रहे हो, ठीक है, तो देयर आर सेवरल मेथड फॉर लॉजिकली इंप्लीमेंटिंग अ लिंक एंड द सेंड और रिसीव ऑपरेशन। तो जो आप सेंड और रिसीव कर रहे हो, जो सेंड और रिसीव ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उसको लॉजिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास मैथड्स है। अब वो मैथड्स क्या होंगे, पहला होता है नेमिंग, ठीक है, नेमिंग दो टाइप से होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एक होता है सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब सिंक्रोनस हो सकता है और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन हो सकता है। बफरिंग, बफरिंग ऑटोमेटिक हो सकती है या एक्सप्लिसिट हो सकती है, एक एक को हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम नेमिंग की बात करें, तो नेमिंग का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी प्रोसेस है, अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो मस्ट हैव अ वे टू रेफर टू ईच अदर, एक दूसरे को रेफर करने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं नेमिंग, ठीक है। अभी जो तरीका होता है वो या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, समझना मेरी बात को। जो नेमिंग करने का मतलब सिंपल सी बात है, जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो सीधी सी बात है, आप बताओगे कि एक दूसरे को कैसे रेफर करो। एक होगा डायरेक्ट तरीका, एक होगा इनडायरेक्ट तरीका। अगर हम डायरेक्ट तरीके की बात करें तो क्या होगा, डायरेक्ट तरीके में हम क्या करते हो, आप नेम बताते हो एक्सप्लिसिटली रिसिपेंट का और सेंडर ऑफ द कम्युनिकेशन, और आप बोल सकते हो कि सेंडर का नाम बताते हो, कौन सेंड कर रहा है या किसको सेंड कर रहे हो, इनका सबका नाम आप एक्सप्लिसिटली बताते हो। जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला कि आप क्या करना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, ठीक है, किसको सेंड करना चाहते हो, पी को, ठीक है, और मैसेज, ठीक है, तो सेंड अ मैसेज टू प्रोसेस पी, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मैं बता रहा हूं कि मैं जो मैसेज सेंड करना चाहता हूं पी को सेंड करना चाहता हूं, ठीक है। रिसीव में क्यू कॉमा मैसेज, मतलब जो मैसेज रिसीव हुआ है वो क्यू के थ्रू रिसीव हुआ है, तो ये आपका डायरेक्ट हुआ, ये आपका डायरेक्ट हुआ, जिसमें आप जब भेज रहे हो तो सेंडर के नाम के साथ भेज रहे हो, और जब सेंडर को मिल रहा है तो उसको भी पता चल रहा है कि किस प्रोसेस ने भेजा हुआ है। जैसे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन में देखो, यहां अगर हम बात करें, तो C1 ने कोई मैसेज भेजा, C2 ने मैसेज भेजा, ठीक है, तो जो इस सर्वर है इसको पता चल जाएगा कि C1 ने भेजा है और मैसेज क्या है, तो क्लाइंट का आईडी का एड्रेस और मैसेज का एड्रेस। दूसरा सर्वर को यह भी पता चलेगा इस क्लाइंट आईडी का नाम क्या है और इसका मैसेज क्या है। दूसरा जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, उसमें मैसेज रिसीव और सेंड जो होता है वो मेल बॉक्सेस और पोर्ट के थ्रू होता है, मेल बॉक्सेस और पोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि आपने इसमें क्या किया, आपने बोला सेंड अ मैसेज टू मेल बॉक्स ए, आपने बोला एक मैसेज सेंड करना है ए को, मेल बॉक्स ए को। अब जब रिसीव होगा तो रिसीव क्यू कॉमा मैसेज, इसमें क्या होगा, रिसीव अ मैसेज फ्रॉम मेल बॉक्स ए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, जब रिसीव कर रहे हो तो रिसीव जो हो रहा है, तो रिसीव जो हो रहा है वो बता रहा है कि रिसीव जो हुआ वो मेल बॉक्स क्यू के थ्रू हुआ। तो जब आप सेंड कर रहे हो तो यहां देखो, एम कॉमा मैसेज वन हुआ, एम कॉमा मैसेज वन हुआ और एम कॉमा मैसेज वन हुआ, ये आपने सेंड किया।
ठीक है, ये मेल बॉक्स M है, ये मेल बॉक्स के पास सारे मैसेज आ गए, तो इनको आप रिसीव हो गया देखो डायरेक्टली। तो जब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है तो सिंपल सी बात है, आपके प्रोसेस के नाम नहीं पता चलते हैं, आपको पता बस क्या चलता है, किस मेल बॉक्स से आ रहा है, किस पोर्ट से आ रहा है, पोर्ट की इंफॉर्मेशन पता चलती है। जब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो पोर्ट की इंफॉर्मेशन की बात होती है, पोर्ट का इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता है कि क्या किसके थ्रू आपका डेटा आया, पोर्ट का। ठीक है, और पहले वाले में आपके पास प्रोसेस की इंफॉर्मेशन पूरी क्लियरली पता चलती है कि रिसिपेंट कौन है, सेंडर कौन है, सब कुछ क्लियरली पता चलता है। फिर होता है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जो प्रोसेसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सेंड और रिसीव प्रिमिटिव के थ्रू। ठीक है, तो जब मैसेज पास होगा तो या तो ब्लॉकिंग होगा या नॉन ब्लॉकिंग होगा। ठीक है, अब अगर ब्लॉकिंग होता है, अगर ब्लॉकिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस, नॉन ब्लॉकिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस। ब्लॉकिंग का मतलब क्या हुआ, द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, जो सेंडिंग प्रोसेस है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा अंटिल द रिसीविंग प्रोसेस गेट द मैसेज फ्रॉम द मेल बॉक्स। जब ब्लॉकिंग सेंड का मतलब ये हुआ कि जो सेंड कर रहा था उस प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाएगा जब तक कि जो रिसीविंग प्रोसेस है वो मैसेज ना मिल जाए, रिसीविंग प्रोसेस को जब तक कि मैसेज ना मिल जाए। नॉन ब्लॉकिंग क्या होता है, द सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन, वो सेंड करता रहेगा और अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि रिसीवर को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जब सिंक्रोनस है तो सिंक्रोनस का मतलब ब्लॉकिंग सेंड है, सिंक्रोनस का मतलब ब्लॉकिंग सेंड है, जिसमें कि उसको पता चलेगा कि हाँ ये मैसेज सामने वाले को मिला कि नहीं मिला, तब तक वो वेट करेगा। नॉन ब्लॉकिंग में क्या होगा, नॉन ब्लॉकिंग में उसको कोई मतलब नहीं है तुम्हें मिल रहा है नहीं मिल रहा है, वो सेंड करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ठीक है, ये सेंड करने की बात हुई। ब्लॉकिंग रिसीव, इसमें रिसीविंग प्रोसेस को ब्लॉक कर दिया जाता है जब तक कि मैसेज अवेलेबल ना हो जाए। ठीक है, नॉन ब्लॉकिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, रिसीविंग प्रोसेस रिसीव आइदर मैसेज और नल, मैसेज मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, नल मिलेगा कि हाँ तुम्हारे पास मैसेज, तुम्हारे लिए मैसेज है ही नहीं। ठीक है, उसको वेट नहीं करना है कि मैसेज अराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैसेज अवेलेबल हो जाएगा वो मैसेज मिल जाएगा, इफ मैसेज इज नॉट अवेलेबल अवेलेबल नल मिल जाएगा और वो कंटिन्यू होता रहेगा। तो बट ऑब्वियस है, ब्लॉकिंग का मतलब हुआ सिंक्रोनस, उसमें सामने वाला रुका रहता है, कब तक, अगर सेंड कर रहा है तो सेंडर रुका रहेगा जब तक कि मिल ना जाए उसको, तब तक वो सेंड नहीं करेगा। और अगर रिसीविंग की है तो कब तक रुका रहेगा, जब तक कि कहना चाहिए रिसीविंग वाला रुका रहेगा जब तक कि कोई मैसेज अवेलेबल ना हो जाए। और नॉन ब्लॉकिंग का मतलब हमें किसी से मतलब नहीं है, वो सेंड करता रहेगा अगर सेंडर है तो, और रिसीव है, नॉन ब्लॉकिंग रिसीव है तो वो रिसीव करता रहेगा, अगर मैसेज आया तो ठीक, नल आया तो ठीक। फिर बफरिंग की बात करते हैं। बफरिंग का मतलब क्या हुआ, अदर कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन आपका डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। मैसेज क्या होता है, एक टेम्पररी मैसेज क्यू में रहता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बफर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल बफर बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसको हम तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तीन तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि होता है पहला जीरो कैपेसिटी बफर। ठीक है, जीरो कैपेसिटी बफर, जीरो कैपेसिटी बफर में हम अगर बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो जीरो होगी। ठीक है, मतलब जो मैसेजेस होंगे वो वेट नहीं करेंगे, क्यू में वेट नहीं करेंगे जब तक कि अंटिल अ प्रोसेस रिसीव द मैसेज, जब तक कि कोई कहना चाहिए प्रोसेस मैसेज रिसीव ना कर ले। सो इन दिस केस इफ द प्रोसेस वांट टू मेक श्योर दैट द रिसीवर गेट्स द मैसेज, द सेंडर हैज टू वेट अंटिल द रिसीवर गेट्स द मैसेज, जब तक कि कहना चाहिए रिसीवर मैसेज रिसीव ना कर ले। ठीक है, अब अगला होता है बाउंड कैपेसिटी बफर। बाउंड कैपेसिटी बफर क्या होता है, इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी होगी एन की, तो अब एन मैसेज वेट कर पाएंगे क्यू में अंटिल द रिसीविंग प्रोसेस रिट्रीव द मैसेज, जब तक कि रिसीविंग प्रोसेस मैसेज रिट्रीव ना कर ले। सो द सेंडर हैज नॉट टू वेट, सेंडर को कोई वेट करने की जरूरत नहीं है कि रिसीवर मैसेज रिसीव कर रहा है या नहीं रिसीव कर रहा है। अनबाउंडेड में क्या है, देयर इज नो लिमिट इन द क्यू, इनफाइनाइट नंबर ऑफ द मैसेजेस कैन वेट इन द क्यू, सो द सेंडर नेवर हैज टू वेट, सेंडर को कभी भी वेट नहीं करना पड़ेगा।